नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज हम पढ़ेंगे सिंधुकालीन अथवा हड़प्पा सभ्यता की कला के विषय में। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कला किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की रचना जो इतने अच्छे ढंग से की जाए, कुशलतापूर्वक की जाए कि जब कोई दर्शक उसको देखे तो उसके मन में आनंद की उत्पत्ति हो, तो वही कला है। तो सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, पहली चीज़ तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ की कलाओं के विषय में हम प्रकाश डालेंगे। तो होता क्या है कि जब जो है पुरातत्व विभाग के निदेशक बनाए जाते हैं जॉन मार्शल महोदय, ये जब जॉन मार्शल साहब जब महानिदेशक बनाए जाते हैं तो इनकी दिलचस्पी जो थी वो पुरातत्व में अभिलेख भी आते हैं, गुहा भी आते हैं। कनिंघम इनके पहले थे, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी ज़मीन के ऊपर जो अभिलेख वगैरह बने थे, स्तंभ लेख, अभिलेख, गुहा लेख, उस पर थी। लेकिन जॉन मार्शल साहब की ज़्यादा रुचि या ज़्यादा आकर्षण जो है वो ज़मीन के अंदर जो कुछ स्थल उनकी जानकारी में आए थे उनकी खुदाई पे था। तो जॉन मार्शल साहब ने जो है इनके अधीन दो लोग, एक तो जो है दयाराम साहनी, दूसरे राखाल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में बहुत से लोगों का नाम है। कौन सा इतिहासकार अथवा पुरातत्वविद किस स्थल की खुदाई से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा की खुदाई जो है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में की जाती है और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में की जाती है। तो जब हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई तो इतनी जो है उनको भी इतने आश्वस्त और जॉन मार्शल साहब भी नहीं थे कि हमको कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, यानी कि एक उन्नत अवस्था में नगरीय सभ्यता मिल जाएगी। उनको लगा होगा कि कुछ छोटे मोटे नमूने जो है एकाक कोठरी या कुछ और मिल जाएगा, लेकिन एक उन्नत अवस्था में उन्नत नगरीय संस्कृति की ये कल्पना जो है जॉन मार्शल साहब भी नहीं किए थे। तो जब हड़प्पा की खुदाई होती है तो वहाँ से सीधे एकदम यहाँ अमूमन किसी भी नगरीय सभ्यता का जो विकास होता है वो ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे क्रमानुसार होता है और उसमें कई चीज़ों की बड़ी भूमिका होती है। साम्राज्य का राजनीतिक स्थिरता, ढांचा, सामाजिक गतिशीलता, व्यापार और वाणिज्य का। लेकिन जब हड़प्पा की खुदाई होती है तो वहाँ पे जो अवशेष मिलते हैं पुरातत्व के वो एकदम उन्नत नगरीय अवस्था के मिलते हैं। तो इस कारण से इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन उसके बाद उसी के जस्ट अगले साल 1921 में योग मिलता है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, और मोहनजोदड़ो में जो पुरातत्व मिलता है वो हड़प्पा की तुलना में और ज़्यादा उन्नत अवस्था का मिलता है। और उसके बाद इस नगरीय सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का क्रम आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद और जितनी खुदाइयाँ होती हैं तो ज़्यादातर स्थल जो थे वो सिंधु नदी किनारे मिलते हैं। इसी कारण इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु सभ्यता ज़्यादा प्रचलन में है। अमूमन इसके जो है एक और नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बाद यानी 1947 के बाद या 1952 के बाद आज़ादी जब भारत में मिलती है तो उसके बाद जो ज़्यादातर नगरीय सभ्यता के अवशेष जो भारतीय क्षेत्र मिले थे खास करके वो सरस्वती नदी के इर्द गिर्द मिले थे। इस कारण इसका एक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ा। लेकिन अमूमन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता ज़्यादा फेमस है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार
हड़प्पा में ही खुदाई की गई थी और एक उन्नत नगरीय अवस्था एक प्रकाश में आ गई थी, इसलिए इसका नाम ही हड़प्पा पड़ गया। लेकिन बाद में जो है जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है वो हड़प्पा की तुलना में और उन्नतशील रहती है, तो उसके बाद और मोहनजोदड़ो के बाद जो और सारी खुदाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर तत्कालीन समय में सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा मिली थी, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। अब जब हम ये उन्नत नगरी संस्कृति की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि किसी चीज़ को हम उन्नत नगरी संस्कृति क्यों कहेंगे, क्योंकि नगर क्षेत्र का एक अलग ही जो है पैमाना होता है। आज के पैमाना जैसे है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक आबादी हो, 75% से अधिक आबादी जो है वो कृषि से अतिरिक्त दूसरे कामों में लगा हो, यानी कि व्यापार वाणिज्य से लेके या फिर सर्विस क्षेत्र में हो, तो उसी तरीके से ये उन्नत नगरी संस्कृति मिलती है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कृषि इतर गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं अवशेषों के आधार पर, जो वहाँ पे अवशेष पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसके आधार पर। अब जब हम इसके कलाओं की बात करते हैं तो कलाएं क्या हैं, एक तो स्थापत्य हो जाएगा, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड, आभूषण, मुद्रा और मोहर। स्थापत्य के तहत हम भवनों का अध्ययन करते हैं, चाहे किला हो या किले की बाउंड्री हो, कोई भवन बना हो उसका हो, स्नानागार है, अन्नागार है जहाँ अन्न रखे जाते, तो वो सारी चीज़ उसके तहत आएंगे। मूर्ति कला के तहत तमाम मूर्तियाँ जो मिली हैं वो आती हैं। उसके बाद चित्रकला, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ मिलता है, खास करके बर्तन वगैरह पे जो चित्रकारी मिली है उसके बारे में। मृदभांड के तहत तमाम मृदभांड कैसे थे, कैसे पकाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, कौन सी उनकी आकृति होती थी, उसके बाद किस रंग से रंगे जाते थे, उस पर जो चित्रकारी की गई है वो किस रंग से की गई है। ये आभूषणों के विषय में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से आभूषण सैंधवकालीन लोग करते थे। उसके बाद मुद्रा और मोहर को देखते हैं कि मुद्राओं और मोहरों पे पहली चीज़ तो ये किस धातु की बनी हुई थी, दूसरे नंबर पे उन पे क्या मिलता है देखने। तो हम आज जो है अभी सैंधवकालीन मूर्ति कला के विषय में पढ़ेंगे। तो जब हम सैंधवकालीन मूर्ति कला की बात करते हैं तो मूर्तियाँ जो थी वो एक तरीके से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कई धातुओं की मिली हैं। कई धातु मतलब मिट्टी की, कांसे की, पाषाण की यानी पत्थर की, तांबे की, इस टाइप की। तो बेसिकली जब हम मूर्ति कला पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा के लिए या इसको सरलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मूर्ति कला को 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो पाषाण निर्मित, दूसरा तांबा अथवा कांसा, और तीसरा जो है मृद मूर्ति। यानी कि पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, तांबे या कांसे की बनी हुई मूर्तियाँ और मृद मूर्तियाँ। ये जो मृद मूर्तियाँ हैं सैंधव सभ्यता के कई स्थलों पे जो है अलग अलग मिली हुई हैं। अब जो पाषाण मूर्तियाँ हैं, पाषाण मूर्तियों के तहत हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है। तो हम अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा से एक पुरुष का धड़ मिला है जो कि लाल चूने पत्थर का बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे यहीं से एक काले पत्थर का बना हुआ एक पुरुष की जो है मूर्ति मिली हुई है। जो कि मृत अवस्था में है।
नृत्य अवस्था में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो काले पत्थर की मूर्ति मिली है, इसका जो बायां पैर है वो उठा हुआ है, और जब बायां पैर उठा हुआ यानी कि नाचने की मुद्रा में है, और दाहिने पैर के बल ये पूरी तरीके से खड़ा है, इसलिए इसको नृत्य अवस्था में कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे फेमस जो पाषाण मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है इसको योगी की, साधु की अथवा किसी धार्मिक पुरुष की मूर्ति कहा जाता है। योगी की या धार्मिक पुरुष कोई हो या साधु हो, जो उसका स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि उस टाइप की ये बनी हुई है। अब इसकी ये जो योगी की मूर्ति है ये दाढ़ी वाला, इसी नाम से ज़्यादा फेमस है। वैसे भी संध्या काल में जो मूर्ति कला मिली है उन मूर्तियों में सबसे जो फेमस मूर्तियाँ दो हैं, एक तो कांसे की नर्तकी और दूसरा ये मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाले योगी पुरुष की प्रतिमा मिलती है वो है। ये जो बनी हुई है ये सिलखड़ी पत्थर की बनी हुई है। सिलखड़ी पत्थर की खासियत होती है कि ये सफ़ेद रंग की होती है और बहुत ही मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, सिलखड़ी पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है वो कॉस्मेटिक में किया जाता है, यानी पाउडर बनाने के लिए या फिर क्रीम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि संध्या काल में कुछ स्थलों से कॉस्मेटिक भी मिले हुए हैं। तो ये दाढ़ी वाले जो पुरुष की प्रतिमा मिली हुई है, इस प्रतिमा की खासियत क्या है, क्यों हम इसको योगी या साधु की प्रतिमा कहते हैं। ये जो मूर्ति मिली है दाढ़ी वाले पुरुष की, इनकी जो भाव भंगिमा है मैं वो बता रहा हूँ। दाढ़ी वाले पुरुष जो ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, इनके जो आँखें हैं, इनकी आँखें इनकी बंद हैं, आधी बंद हैं, लंबी लंबी आँखें हैं, आँखें बंद अवस्था में हैं। इनके कान जो है एकदम सीप नुमा है, सुडौल है। नाक इनकी जो है अनुपातिक रूप में मिली है, समानुपातिक रूप में मिली है। जो अन्य मूर्तियों में यहाँ मिलता है कि अनुपात विहीन मिलती है, यानी कि सुडौल तरीके से नाक भी थी बनाई गई है, और ओठ वगैरह, ओठ जो है काफ़ी चौड़े बने हैं। और उसके बाद इनका जो बाल है अच्छे से कंघी किया हुआ है। और ये जो साल ओढ़े हैं योगी महाराज, साल जो है वो बाईं तरफ ओढ़े हुए हैं, ये पूरा ओढ़े हुए हैं, ये हिस्सा खुला हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आज भी आप टीवी सीरियल में देखते हो या स्वाभाविक रूप से कहीं प्रत्यक्ष देखे हों, जो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं जो लाल रंग का गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, आप देखिए तो आधा वो एक तरफ ढका रहता है, एक हाथ ये कंधा खुला रहता है। उसी तरीके से ये योगी जी की प्रतिमा मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो प्रतिमा, ये जो साल या कपड़ा जो ओढ़े हुए हैं उस पर जो है इस टाइप का फूल बना हुआ है, यानी त्रिफूल टाइप का, इस टाइप का फूल बना हुआ है। और इनकी सारी भाव भंगिमाओं को देखते हुए, यानी कि आंखें आधी बंद है, ध्यान मुद्रा में लग रहे हैं, एकदम शांत चित्त बैठे हुए हैं, और कपड़ा आधा ओढ़े हुए हैं जैसे कोई पुरोहित हो। सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये किसी योगी, साधु अथवा धार्मिक पुरुष की प्रतिमा है। उसके बाद हम आते हैं, अगर ये पाषाण हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कांस की। तांबा अथवा कांस। अब कांस प्रतिमा में जो सबसे फेमस है वो मोहनजोदड़ो से जो मिली है, नृत्यांगना के। मोहनजोदड़ो से जो मिली हुई प्रतिमा है नृत्यांगना की। और नृत्यांगना इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी भाव भंगिमाएँ इस मूर्ति में दिखाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो नृत्य करने की स्थिति में है। और इस नृत्यांगना की जो खासियत है क्या कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे जब आदमी नाचने की मुद्रा में होता है तो कोई हाथ उठता है, या फिर वो सावधान की मुद्रा में नहीं रहता है, या फिर कमर पे एक हाथ रहता है।
तो इस नृत्यांगना की जो प्रतिमा मिली है उनका जो है दाहिना हाथ कमर पे रहता है, ऐसे समझ लीजिए, और दूसरा हाथ उनका जो है कमर के नीचे है यहाँ पे, और बायां हाथ उनका कंगन या चूड़ियों से भरा पड़ा है। बायां हाथ कंगन या चूड़ियों से भरा पड़ा है, और वो भी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कंधे के पास था। गले में एक हार है जिसमें 3-4 जो है लॉकेट लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार ही है। और ये जो इनकी जो बायां पैर है वो नाचने की नृत्य की मुद्रा में है। मैंने आपसे पहले कहा कि पुरुष धड़ की प्रतिमा मिली है हड़प्पा से जो कि नाचने की मुद्रा में है, उसका भी बायां पैर ही नाचने की मुद्रा में रहता है। और ये जो नर्तकी है इनका भी बायां पैर नाचने की मुद्रा में रहता है। अवगन जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि नृत्यांगना का कौन सा पैर नाचने की मुद्रा में है, नृत्यांगना के किस हाथ में कौन सा हाथ चूड़ी अथवा कंगन से भरा है, कौन सा हाथ नृत्यांगना के कमर पर है। तो ये बेसिकली ये पूछा जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली है वो किस धातु की है, वो कांसे की है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये एक लाइन क्वेश्चन वाले ये आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से धातु की यानी कि तांबा या कांसे की जो है और कौन कौन से सामान मिलते हैं। तो उसके बाद एक वृषभ की प्रतिमा मिलती है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है, वृषभ यानी बैल की। और कांसे के और क्या क्या मिले हैं देखिए, एक तो है बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, ये मिला है चन्नोदड़ो से। उसके बाद क्या है कि कालीबंगा से भी एक बैल की प्रतिमा मिली है, खिलौने टाइप की। फिर उसके बाद लोथल से मिला है, फिर उसके बाद दैमाबाद। तो जो लोथल से मिला है और दैमाबाद से मिलता है रथ, और लोथल से जो मिलता है वो है दैमाबाद से जो रथ मिलता है वो भी कांसे का बना हुआ है, और लोथल से जो मिलता है वो कुत्ते की मूर्ति मिलती है। कहने की ये मतलब है संधव काल में पाषाण के अलावा धातुओं से यानी कि तांबा या कांसे की मूर्तियाँ, चाहे वो मनुष्य की हो या जानवरों की हो, वो बनाई जाने लगी थी। और उस समय तक उन्होंने उस विधि को खोज लिया था या इजाद कर लिया था जिसके द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब हम उसके बाद आते हैं, देखिए 2 हो गया, पाषाण का देख लिया आपने, कांसे या धातु निर्मित आपने देख लिया। अब मिट्टी की मूर्तियों की बात करते हैं, मिट्टी अथवा मृण मूर्तियाँ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक है मातृ देवी की प्रतिमा। जो मातृ देवी की प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और पूरी तरीके से अलंकृत है। अलंकृत मतलब ये कि इस प्रतिमा में जो है आभूषण भी है, पहने हुए आभूषण दिखाया गया है, और कपड़े दिखाए गए हैं, और इनके शरीर की जो सज्जा है वो दिखाई गई है, किस तरीके से आभूषण पहने जाते थे। और इनके जो है पूरी भाव भंगिमा दिखाई गई है। ये अलग बात है कि इस प्रतिमा में
जो मोहनजोदड़ो की योगी प्रतिमा थी उतनी सुडौलता नहीं आती है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रतिमा मिली है इसकी आंखें छोटी छोटी है, नाक उभरी हुई है और होठ जो है ऐसे बना हुआ है कि लगता है कुछ बिक्री टाइप का है। यानी कि वो स्पष्टता नहीं है जो योगी की प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो मिली थी उस टाइप की इसमें सुडौलता नहीं है। और मिट्टी की मूर्तियों में बेसिकली क्या क्या मिला है देखिए, पशु, पक्षी, मनुष्य, तीनों के मिले हैं। अब जो पशु पक्षी और मनुष्य की मूर्तियाँ मिली हैं, तो जो पशु पक्षी की मूर्तियाँ मिली हैं अमूमन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गाय की और घोड़े की छोड़ दीजिएगा। अगर विकल्प आता है कि इनमें से कौन नहीं था या था, इन दो को छोड़ दीजिएगा, बाकी को मान लीजिएगा वो हैं। जैसे कि बैल है, भैंसा है, बकरा है, भालू है, बंदर है, तोता है, बत्तख है, कुत्ता है, कुछ मार दीजिएगा। उसके बाद जो आता है एक फिर मिलता है एक वृषभ की मूर्ति। ये बहुत ही सुडौल तरीके से बनाई गई है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मृण मूर्तियाँ जो है, मिट्टी की मूर्तियाँ सैंधवकालीन सभ्यता से मिली हैं, उनमें जो है जो मनुष्य यानी पुरुष या नारी की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो ठोस रूप में हैं। लेकिन जो है जो जानवर या पक्षियों की मूर्तियाँ मिली हैं वो खोखले रूप में मिली हैं। उसी तरीके से जो है मोहनजोदड़ो से एक जो है पशु का खिलौना मिला है। इसकी खासियत क्या थी कि इसकी खासियत है कि इसका जो है सिर जो है हिलता रहता है। मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसको अगर घुमा देंगे तो आगे पीछे या दाएं बाएं घूमता रहेगा, उसकी ये खासियत है। उसके बाद जो है तमाम ऐसी मूर्तियां जैसे एक सिंह वाले देवता, की पहिएदार गाड़ी भी मिली है और खेलने का पासा भी मिला है। और पासा जब मिलेगा तो पासा जिस पे खेला जाता है उसे डिस्क कहते हैं, चक्रिका कह लीजिए या डिस्क कह लीजिए। जैसे ये है पासा, इसे खेला जाता है। यहाँ पे ये बना रहता है। तो सिंधु सभ्यता के तहत जिन कलाओं की हम बात कर रहे हैं उनमें से केवल हम मूर्तिकला की बात आज किए हैं। मूर्तिकला में हमने ये देखा कि मूर्तियाँ किन किन धातुओं की बनी, यानी कौन कौन सी धातुएं यूज की गई। धातुओं का मतलब कि पत्थर, तांबा, कांसा, मिट्टी, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने देखा कि पत्थर की कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हैं, उनकी क्या खासियत है। उसके बाद हमने तांबे या कांसे की मूर्तियों के विषय में जाना कि कहाँ से क्या मिला है, उसकी क्या खासियत है। फिर हमने बात की जो है मृण मूर्तियों की कि ये मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, किस तरीके से मिली हैं, किस अवस्था में मिली हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो भी मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो जो छोटी मूर्तियाँ खिलौने के रूप में है कुछ तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी मूर्तियाँ मिली जैसे माता देवी की प्रतिमा मिली है अमूमन ये सब कहीं न कहीं इसमें स्क्रैच है, टूटी फूटी अवस्था मिली है। तो अब हम इसके बाद अगला जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे सिंधु सभ्यता की जो है स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद।